इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया गया है। किसके निशाने पर जापान के पीएम? दोस्तों, शनिवार की सुबह भारत के मित्र देश जापान से एक बुरी खबर सामने आई। खबर थी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर पाइप बम से हमले की। जी हां, इस हमले में जापान के प्रधानमंत्री तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस खबर के बाद लोगों के जहन में 9 महीने पहले का वो वक्त याद आ गया जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आखिर जापान के प्रधानमंत्री पर क्यों हमला किया गया, क्यों वहां के प्रधानमंत्रियों पर हमले का एक लंबा इतिहास रहा है, और जापानी पीएम को जिस पाइप बम से टारगेट किया गया है आखिर वो क्या है, चलिए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की शनिवार सुबह 11:30 बजे रैली में एक व्यक्ति ने स्मोक बम या पाइप बम फेंक दिया था। जापान टाइम्स के मुताबिक किशिदा वाकायामा शहर में एक इलेक्शन रैली में भाषण देने पहुंचे थे। धमाके से अफरा तफरी मची। सुरक्षा बलों ने फौरन पीएम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके कुछ देर बाद संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया। घटना के कुछ फोटो वीडियो सामने आए हैं। इनमें सुरक्षाकर्मी संदिग्ध हमलावर को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कुछ देर बाद 1 बजे पीएम किशिदा ने अपनी स्पीच पूरी की। उन्होंने कहा, हम इलेक्शन कैंपेन के बीच मौजूद हैं, हमें इसे जारी रखना चाहिए। आपको बता दें कि जापान के पीएम लोअर हाउस के बाइपोल इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे। हमले के दौरान रैली में मौजूद लोगों ने मीडिया को कहा कि पीएम किशिदा लोगों से बात कर रहे थे। वो पहुंचे ही थे कि अचानक धमाका हुआ। वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद यहाँ वहां सब भागने लगे। दोस्तों, यह सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे तकरीबन 9 महीने पहले 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वर्तमान प्रधानमंत्री पर हमला हुआ तो ये घटना फ्लैशबैक की तरह लोगों के जहन में आ गई। चुनावी रैली में पीएम का सभा में पहुंचना, उन पर हमला होना और मौके पर ही हमलावर का पकड़ा जाना। अंतर सिर्फ इतना भर का है कि वर्तमान पीएम किशिदा इस हमले में सुरक्षित रहे, तो वहीं दुर्भाग्यवश शिंजो आबे की हमले में मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे के कारणों को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि निचले सदन के होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए यह हमला किया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसे लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। हमलावर की मंशा अगर ये रही हो कि इस हमले के जरिए वह चुनावों में फुमियो किशिदा की पार्टी एलडीपी की सफलता के मौके कम कर दें, तो इसमें भी वह असफल रहेगा, क्योंकि एलडीपी ने इसे किशिदा पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हुआ हमला करार दिया है। जापान में इस तरह के क्राइम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जापान को एक पीसफुल कंट्री माना जाता रहा है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 9 महीने में इस तरह की दूसरी घटना निकलकर सामने आने से वहां के लोग भी हैरत में हैं। एक्सपर्ट की माने तो इस तरह के हमले के बढ़ने के पीछे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार की पॉलिसी है। आपको बता दें कि 1960 के बाद लगभग अधिकतर समय यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ही सरकार रही है। जी हाँ, ऐसे में सरकार की कुछ पॉलिसी को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आती रही है। खासकर कोविड के बाद यहाँ की इकोनॉमी लगातार डाउन हुई है। ऐसे में यहाँ पर अपोजिशन मजबूत हुआ है। शिंजो आबे के हत्यारे ने भी ये बात कबूली थी कि वो उनकी पॉलिसी से गुस्सा था। इसके साथ ही उनका एक धार्मिक संगठन से जुड़ाव था, जिससे कि हत्यारा नफरत करता था। आपको बता दें कि जापान पूरी दुनिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में साख है। अगले महीने ही जापान में बड़े इंडस्ट्रियल पावर्स ग्रुप G7 की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री पर हुए हमले के बाद इस ग्रुप की बैठक की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि G7 की मीटिंग को सिक्योरिटी देना मेरी जिम्मेदारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जापान के वाकायामा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हिंसक घटना के बारे में पता चला, जहां मेरे मित्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मौजूद थे। यह जानकर राहत मिली कि वह सुरक्षित हैं। उनकी निरंतर कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। आपको याद दिला दें दोस्तों कि जापान प्रधानमंत्री पिछले महीने ही 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए थे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। मोदी ने पीएम किशिदा को चंदन से बनी बुद्ध की स्टैचू गिफ्ट में दी थी। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने पीएम मोदी को हिरोशिमा में होने वाले G7 समिट के लिए इनवाइट किया था। वहीं पीएम मोदी ने G20 को लेकर उनसे बात भी की थी। इस साल जापान G7 और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसी मुलाकात में मोदी और किशिदा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री मोदी के साथ लस्सी बनाने वाली मथनी को घुमाते और गोलगप्पे खाते हुए नजर आए थे। जापान दुनिया के दोस्तों उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ भारत का रिलेशन बेहद ही मीठा रहा है। दोनों देशों को जब भी किसी इंटरनेशनल इश्यूज पर जरूरत पड़ी है,
मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती का जब भी जिक्र होता है तब शिंजो आबे को जरूर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी मानी जाती रही है। दोनों नेताओं की दोस्ती वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सुर्खियां बटोरती रही है। इन दोनों राजनेताओं की दोस्ती की वजह से कई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इशू पर भारत और जापान के रिलेशन और मजबूत हुए हैं। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि जापान भले ही एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर का एक लंबा इतिहास भी रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है। 4 नवंबर 1921 को तत्कालीन जापान प्रधानमंत्री हैरा तकाशी को चाकुओं से गोद कर मारा गया था। दरअसल प्रधानमंत्री ताकेशी टोक्यो में मेट्रो से सफर कर रहे थे, तो जैसे ही वो मेट्रो के गेट में घुसे, हमलावर ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिसमें उनकी जान भी चली गई थी। इसके बाद 4 नवंबर 1930 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओसाची हगामुची को भी मेट्रो स्टेशन पर ही गोली मारी थी। दरअसल जैसे ही ओसाची मेट्रो स्टेशन के गेट से अंदर घुसे, उन पर गोली चला दी गई। इस हमले में प्रधानमंत्री बच गए, लेकिन वो हमले से उबर नहीं पाए और करीब 8 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके हमलावर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना के लगभग 2 साल बाद ही जापान के अगले प्रधानमंत्री को सैनिकों ने ही गोली मारकर भून दिया था। ये वारदात 15 मई 1932 की है दोस्तों, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इनुकाई सोयोशी को 12 नौसैनिक अफसरों ने घेर कर गोलियों से भून दिया था। यह हत्या इतनी नृशंस थी कि इसने जापान को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। इस वारदात के मात्र 4 साल बाद जापान में एक और खूनी साजिश हुई। सेना ने सत्ता हथियाने के लिए कई शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी। उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री केइशुके ओकादा थे, लेकिन हमलावर उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी जगह उनके साले की हत्या कर दी। इसी हमले में कंतारू सुजुकी को भी गोली लगी, जो आगे चलकर जापान के प्रधानमंत्री बने। 1960 में भी जापान के प्रधानमंत्री किशी नोबुशुके पर अटैक किया गया था, जिसमें उनके जांघ में चाकू मार दिया गया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इस हमले में वो बच गए थे। अक्टूबर 1960 में ही जापानी सोशलिस्ट पार्टी के नेता इनेजिरो असनुमा पर तलवार से हमला भी किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अगर 90 के दशक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी पॉलिटिकल क्राइम देखने को मिलता है। अक्टूबर 1990 में एमपी नीवा होसुके को चाकू मार दिया था, जिसके 12 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा 2002 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता और राइटर कोशी इशी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। उन्हें धमकी भी मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने काम में लगे रहे। एक दिन उन्होंने ये कहा कि उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे सरकार हिल जाएगी, और अगले 2 दिन बाद ही कोशी इशी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था, लेकिन असल में इसके पीछे कौन था ये आज तक नहीं पता चल पाया। वहीं 2007 में नागासाकी के मेयर ईटो इचो को एक क्रिमिनल गैंग ने गोली मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तब भी इस घटना ने जापान में खूब सुर्खियां बनाई थी। तो ये है दोस्तों जापान में पॉलिटिकल लीडर्स पर अटैक का इतिहास। चलिए अब आपको उस पाइप बम के बारे में भी बता देते हैं जिससे वहां के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ। पाइप बम एक पतले से पाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव भरा रहता है। पाइप दोनों सिरों पर से सील होता है। ज्यादातर आतंकवादी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह बेहद कम लागत में और आसानी से बन जाता है। कुछ पाइप बम से अधिक नुकसान करने के मंसूबे हैं। उसके चारों ओर लोहे या किसी अन्य मेटल की शीट भी चिपका दी जाती है, ताकि ब्लास्ट के वक्त लोग इनसे घायल हो जाएं। ये किसी गोली की तरह काम करती है और आसपास के लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पाइप बम एक तरह की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, यानी कि आईईडी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बम दक्षिण एशिया में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी संगठन उपयोग में लाते हैं। पाइप बम से आतंकी भारतीय सेना पर भी कई बार हमले कर चुके हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक पाइप बम मिनिमम 21 मीटर और मैक्सिमम 366 मीटर की दूरी तक विनाश कर सकता है। अगर पाइप बम में एक्सप्लोसिव अधिक मात्रा में भरा होता है और साथ ही इसके चारों ओर छर्रे सेट किए गए हों, तो यह किसी ग्रेनेड से कम नहीं होता दोस्तों। पाइप बम कितने इलाके को प्रभावित करेगा, यह उसमें भरे एक्सप्लोसिव पर निर्भर करता है। खैर, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।